नमस्ते। मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2021। कोई छोटी छोटी चीज़ें आज देखेंगे कि एक तो कांस्टेंट जेड फिनिशिंग कैसे। यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडल एरिया में मॉडल एरिया क्लियरेंस है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस है और कॉर्नर क्लियरेंस है। ठीक है, तो इन तीनों को देखेंगे। साथ के साथ हम देखेंगे कि स्टॉक मॉडल को कैसे यूज़ करना है अगर मेरे पास 3 टूल पाथ है तो। और रेस्ट मशीनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कोई लिमिट लगानी है, बाउंड्री लगानी है, वेरीफाई करना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देखेंगे। तो जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसको बेस्ट तरीका क्या होता है कि साथ साथ कंप्यूटर खोल के साथ साथ कर, है ना। तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारे को हमेशा ब्लॉक देना होता है, तो ब्लॉक हम दे देते हैं। उसके बाद हमारे को टूल चाहिए, तो हम एक एंड मिल ले रहे हैं। 20 mm का एक एंड मिल ले लेते हैं, 20 या 25 mm का, 30 mm का भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा मान लो जी 20 mm का मैंने एक एंड मिल ले लिया। तो ये एंड मिल, इसका नाम दे दो कुछ भी अच्छा सा। एंड मिल का नाम दे दिया हमने। साथ में ही हम इसको शैंक भी दे सकते हैं और इसको होल्डर भी दे सकते हैं। तो होल्डर में हम डायमेंशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे और इसकी ओवरहैंगिंग लिफ्ट को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होल्डर भी सेट हो गया। तो ये मेरा पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे को चाहिए टूल पाथ। तो सबसे पहले हम मॉडल एरिया क्लियरेंस चलाते हैं ताकि हमारा मोटा मोटा मटेरियल जो है वो इस टूल के साथ कटिंग हो जाए। तो मॉडल एरिया क्लियरेंस का हमने अलग से भी वैसे बनाया था ट्यूटोरियल, है ना, तो उसको भी देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि रेस्ट मशीनिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ मटेरियल कटा होना चाहिए, कितना मटेरियल मुझे छोड़ना है, कितना स्टेप डाउन चाहिए और कितना हमारे को स्टेप ओवर चाहिए, वो हम दे सकते हैं। ठीक है, स्टेप ओवर में थोड़ा सा और भी कर सकता हूँ, ज़्यादा 5 ठीक है। यहाँ पे हम मटेरियल हम दे सकते हैं फिनिशिंग के लिए या री रफिंग के लिए, हमारे को कुछ मटेरियल छोड़ना है तो वो भी दे सकते हैं। ऑफसेट मॉडल करके देखते हैं एक बार। तो ऑफसेट मॉडल में यहाँ पे स्पाइरल है, एनी किया हुआ प्रोफाइल में भी और एरिया में भी, यानी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट हो सकती है। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम अगर इस टूल पाथ के साथ साथ हम यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन भी ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के अंदर ऑटोमेटिक कोलिजन चेकिंग। तो 1 mm मटेरियल को छोड़ के बाकी जगह चेक करेगा कि मेरा कहीं पे टूल जो है या टूल होल्डर जो है वो किसी चीज़ के साथ टच तो नहीं हो रहा। ठीक है, एक चीज़ और हमारे को करनी होती है कि रैपिड मूव को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रैपिड मूव पे ये जो प्लंजिंग हाइट है और रैपिड हाइट। रैपिड हाइट का मतलब है ये जो रेड वाला पॉइंट, ये जो रेड लाइन में नजर आ रही है। ठीक है, और जो प्लंजिंग है वो ये वाली लाइन है सियान कलर की। मैं कितनी दूर पहले से ये जो ब्लू कलर की, सियान कलर कहते हैं इसको, सियान कलर की जो लाइनें आ रही है, ठीक है, तो ये हमारी प्लंजिंग हाइट है। तो इसको अगर कैलकुलेट कर देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो एक यहाँ पे मैसेज आ रहा था, वो नहीं आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारा रफिंग का टूल पाथ चल गया। और देखो ये ब्लू कलर का टिक आ गया। ब्लू कलर का टिक का मतलब है कि ये वेरीफाई भी हो गया और इसमें कहीं पे भी टूल या टूल होल्डर कटिंग जो है नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारा रफिंग का टूल पाथ हो जाए तो हम रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं, रेस्ट एरिया क्लियर।
रेस्ट एरिया क्लियरेंस का मतलब ये है कि जो हमारा टूल है 20 mm का, ये 20 mm ने जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा, अब मैं उस जगह पे अपना जो है टूल चलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है एक टूल और ले लेते हैं। तो इस बार मैं बॉल मिल ना लेके बुल मिल ले लेता हूँ 10 mm का, और कॉर्नर रेडियस दे देते हैं 2 mm का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को रेस्ट मशीनिंग करनी है। तो रेस्ट मशीनिंग जब हम लेते हैं तो बिल्कुल सारी बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे एक रेस्ट मशीनिंग का टिक एक्स्ट्रा लगा जाता है। ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता है, अगर रेस्ट एरिया क्लियरेंस लेंगे तो ये टिक ऑन मिलेगा हमारे मॉडल एरिया से। तो अब हम इसमें क्योंकि री रफिंग कर रहे हैं तो मुझे फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा मटेरियल चाहिए बस। और क्योंकि पहले वाले टूल मॉडल जो है उसमें मैंने 1 mm मटेरियल छोड़ा था, तो मैं यहाँ पे भी कम कर देता हूँ, स्टेप डाउन 0.5 कर देते हैं और स्टेप ओवर भी 0.5 कर देते हैं। क्योंकि 1 mm तो मेरा मटेरियल है, तो कम से कम मैं चाहता हूँ 2 कट तो लग ही जाए। उसके साथ साथ हमारे को क्योंकि रेस्ट मशीनिंग ऑन है तो उसको बताना पड़ेगा कि रेस्ट किसका रेस्ट। तो हमने कहा जी रेस्ट मशीनिंग करनी है टूल पाथ। कौन सा टूल पाथ? 1 नंबर टूल पाथ। तो 1 नंबर टूल पाथ में जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा है, 1 नंबर टूल पाथ कौन सा है? ये जो हमने पहले किया था। तो 1 नंबर टूल पाथ में जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा है वहाँ वहाँ हमारे को मशीनिंग करनी है। किसके साथ? जो हमने दूसरा टूल यूज़ किया है बुल मिल वाला 10 mm का। ठीक, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। देखो 27% हो गया ये। तो ये हमारे को जो टूल पाथ है क्रिएट हो गया। इसमें भी हमारे को दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे को रैपिड मूव में जाके कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रोफाइल है, ये ऑफसेट मॉडल करना है या ऑफसेट ऑल करना है या रास्टर में चलाना है, वो सब कुछ हमारे को देखना पड़ेगा। ऑफसेट में कौन कौन सी चीज़, ये मेंटेन कट डायरेक्शन, ये मॉडल एरिया में बंद होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑन है ये प्रोफाइल। उसके बाद हम लीड्स एंड लिंक्स भी देख सकते हैं और लिंक्स भी देख सकते हैं कि हमारे को स्किम में चाहिए, स्टेप डाउन चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, कैसा चाहिए। यहाँ पे स्किम कर दो, इन दोनों में सेव कर दो। ठीक है, फिर ये हमारे को सेव पोजीशन में चल के दिखाएगा। ठीक है, अब इसको बार बार सिमुलेट करना और वेरीफाई करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम स्टॉक मॉडल क्रिएट कर लें। तो स्टॉक मॉडल में क्या होगा, अब देखो ये ब्लू हो गया, ये वाइट है। उसका क्या कारण है? ब्लू वाला ब्लू तभी होगा जब हमने टूल में होल्डर दिया हो। अगर मैंने होल्डर लगा रखा है तो वेरीफाई करेंगे तो ये ब्लू होगा। अगर हमने होल्डर नहीं लगा रखा, जैसे ये टूल है इसमें होल्डर नहीं दिया, तो ये वाइट होएगा, ये ब्लू नहीं होएगा। यानी इसने, या देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है होल्डर अननोन। तो होल्डर अननोन का मतलब है कि हमने होल्डर नहीं दिया। एक मेरे को वीडियो में यूट्यूब पे कई लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मेरा ये एक्सप्लोरर बार नहीं आ रहा। मान लो ये एक्सप्लोरर बार बंद हो जाता है, तो ये अडेप्ट इधर इसमें जाना हमारे को, व्यू में यूज़र इंटरफेस और ये एक्सप्लोरर, तो इसको ऑन कर लेंगे यहाँ से। एक जब भी हमारे को प्रोग्राम बनाना है तो ये देखो ये जेड एक्टिव है। अगर हम ये इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक्स एक्टिव हो जाएगी, और वाई कर देंगे तो वाई एक्टिव हो जाएगी। तो जो हम चाहते हैं कि टूल जिस डायरेक्शन से आए वो वाली एक्सिस एक्टिव होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो है जेड एक्टिव है या एक्स एक्टिव है।
इसकी वजह से भी मेरे को प्रॉब्लम से बच सकता हूँ मैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक क्रिएट स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है। अब इस स्टॉक मॉडल को क्रिएट करने का क्या फ़ायदा हुआ कि मैं एक नंबर टूल पाथ को एक्टिव करके इस टूल पाथ को अगर मैं ऐड कर दूं स्टॉक मॉडल के अंदर, तो स्टॉक मॉडल को कर दूं कैलकुलेट, और उसको बोलूं कि जी हमारे को शेडेड फॉर्म में देखिए, और ये टूल पाथ को मैं हाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे को दिखने लग गया कि पहले टूल पाथ चलने के बाद हमारा कहाँ कहाँ मटेरियल बचा। अगर मैं एक और स्टॉक मॉडल क्रिएट करके 2 नंबर को एक्टिव करके, एक्टिव करना जरूरी है, ये भी एक्टिव होना चाहिए, ये भी एक्टिव होना चाहिए, तो जो एक्टिव है वो टूल पाथ चला जाएगा स्टॉक मॉडल में, और 2 नंबर को ऐड करने के बाद इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम इसको कैलकुलेट करने से 2-3 चीजें देख सकते हैं। पहली चीज तो मैंने बताई कि हम ये देख सकते हैं कि पहला टूल पाथ चलने के बाद क्या मटेरियल बचा, दूसरा टूल पाथ चलने के बाद क्या मटेरियल बचा। तो यानी कि पहले टूल पाथ ने क्या क्या मटेरियल छोड़ा है, दूसरे टूल पाथ ने क्या क्या मटेरियल छोड़ा। अगर मैं इसमें राइट क्लिक करके इसको बोलूं कि मुझे क्या देखना है, मुझे रेस्ट मटेरियल देखना है, ये अभी ऑल मटेरियल है। रेस्ट मटेरियल का मतलब क्या है कि जो जो मटेरियल बच गया आफ्टर री रफिंग, मतलब एक री रफिंग का टूल पाथ हमने बनाया, तो कहाँ कहाँ मटेरियल बच गया और कितना कितना मटेरियल बच गया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि हमने बुल मिल लिया था तो उसकी वजह से कहाँ कहाँ मटेरियल बच गया। हम ये भी देख सकते हैं कि सेकंड टूल पाथ ने कितना मटेरियल काटा, तो वो हमारे को यहाँ से नजर आएगा कि इतना मटेरियल सेकंड टूल पाथ ने काटिंग करी है। अगर हम यहाँ से कर देंगे ऑल मटेरियल, तो ऑल मटेरियल आ जाएगा। साथ के साथ ये जो स्टॉक मॉडल आया है इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट में कर सकता हूँ, कुछ भी नाम दे दो और इसको हम कर देंगे STL फाइल। STL फाइल में मैंने सेव कर दिया, तो फायदा क्या होगा, देखो मैंने पावर शेप खोल रखा है यहाँ पे, इसमें भी एक मॉडल पहले से मैंने ला के रखा है, पर अभी जो हम फाइल बनाई है हमने, अगर मुझे वो लेके आनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल में जाके ओपन करेंगे और यहाँ से हम इंपोर्ट मॉडल, तो इंपोर्ट मॉडल करेंगे तो हम यहाँ पे कर देंगे ऑल फाइल। ऑल फाइल करके अब मेरा जो वो पार्ट मैंने सेव किया था वो मैंने किया था मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया .stl फाइल, और ये हमारी फाइल पड़ी है, इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। तो यानी कि जो हमने स्टॉक मॉडल बनाया वहाँ पे हम उसको एज एक डिफरेंट पार्ट भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इस टूल पाथ ने जो कटिंग करी, उसने जो मटेरियल छोड़ा वो हम देख सकते हैं वहाँ पे कि उसने कहाँ कहाँ मटेरियल छोड़ा।
ठीक है, अभी भी इसके ऊपर मटेरियल है। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाके फिनिशिंग के लिए मटेरियल ना छोड़ूं और ज़ीरो कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो स्टॉक मॉडल का फ़ायदा ये होगा कि मुझे बार बार वेरीफाई नहीं करना। मुझे इसकी सेटिंग मतलब जो भी मैं टूल पाथ की सेटिंग में चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ पे दिखाएगा। वेरीफाई करने में एक्चुअली बहुत देर लगे। मैं इसको 0.2 को 0 कर दूँ और मुझे कोई मटेरियल नहीं छोड़ना। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो स्टॉक मॉडल भी गायब हो गया। तो हमारे को ये स्टॉक मॉडल को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा इस टूल पाथ के कैलकुलेट होने के बाद। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मैंने पार्ट बंद कर रखा है। पार्ट को ऑन करो और ये 2 नंबर को दोबारा से कैलकुलेट करवा दो, इतना ही काम करना है। तो मुझे बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा और ये हमारे को नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं पार्ट को हाइड कर दूँ या इसका शेड चेंज करके देखना, शेड चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा स्टॉक मॉडल क्रिएट हो गया। हम देख सकते हैं पहले ने क्या छोड़ा, दूसरे ने मटेरियल ने क्या छोड़ा। अब एक टूल पाथ और है हमारे पास, उसका नाम है कॉर्नर क्लियरेंस। कॉर्नर क्लियरेंस का क्या काम है, ये जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, फिलेट नहीं लगी होनी चाहिए। ये वाला को कॉर्नर नहीं वो मानता, सिर्फ वो कॉर्नर्स जहाँ पे फिलेट नहीं लगी हुई उनको पिक करेगा। अब मेरे को किस टूल के साथ कटिंग करनी है, और क्योंकि ये 10 mm वाला टूल उन कॉर्नर्स पे नहीं गया होगा, तो हम एक बॉल नोज ले लेते हैं थोड़ा छोटा सा, 3 mm का 6 mm का ले सकते हैं। मैं एक बॉल नोज टूल ले रहा हूँ कॉर्नर क्लियरेंस के लिए। स्टेप ओवर कितना चाहिए, हॉरिजेंटल में कितना चाहिए और शैलो रीजन में कितना चाहिए, मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये अलोंग पासेस के लिए ये हॉरिजेंटल स्टिचेस है, और इसको मैं कर देता हूँ फिनिशिंग के लिए। मैंने कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये फिनिशिंग का ही चला रहे हैं हम इसको। तो ये पूछता है कि रेफरेंस टूल कौन सा, तो इसको एक रेफरेंस टूल भी बताना पड़ेगा कि इससे पहले कौन सा टूल चला है। तो इससे पहले मेरा 1 नंबर टूल चला है, तो वो उसका एज ए रेफरेंस हो गया कि इस टूल पाथ ने टूल ने जहाँ जहाँ मटेरियल छोड़ा वो वाले कॉर्नर को डिटेक्ट करो। तो कैलकुलेट करेंगे, स्टेप डेप्थ कट इज ग्रेटर देन टूल डायामीटर। ये जो स्टेप ओवर दे रखा है, स्टेप डेप्थ दे रखी है, ये बहुत ज़्यादा है। टूल हमने 3 mm का लिया है, तो इसको 1 mm या 0.5 कर देते हैं। स्टेप ओवर भी हम कम कर देते हैं और इसमें भी 0.5 कर देते हैं और कैलकुलेट करना है। तो ये सारे कॉर्नर्स के ऊपर कटिंग करेंगे, दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये देखो ये सारे कॉर्नर्स के ऊपर चला गया। अभी जो यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी हमारे पास कि हमारे को स्टिचेस में चलना है या दूसरे कॉर्नर्स के हिसाब से चलना है। अब पहली चीज़ तो मुझे ये कॉर्नरों पे नहीं चाहिए, ये कॉर्नर्स पे नहीं चाहिए टूल पाथ। तो ये जो स्टिचेस है हॉरिजेंटल स्टिचेस है, ये हॉरिजेंटल स्टिचेस यहाँ पे लगेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल की जगह अलोंग ही कर देता तो यहाँ पे भी अलोंग ही लग जाते। दिखाता हूँ मैं एक बार करके।
यहाँ पे ऐसे चलने लग गए। यहाँ पे भी पहले मतलब स्टिचेस की जगह यहाँ पे भी स्ट्रेट ही चल रहा है। ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं शैलो एरिया, यानी कि जहाँ पे एंगल बहुत कम है या 30 डिग्री से कम है वो शैलो एरिया है, और जहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल है उसको बोलते हैं स्टीप एरिया, स्टीप रीजन। शैलो एरिया जहाँ पे 30 डिग्री से कम है, और स्टीप एरिया जहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। तो उस एरिया में कैसे चलना है और उस एरिया में कैसे चलना है। अब जैसे मुझे इस कॉर्नर में नहीं जाना, वह यहाँ पे वैसे ही 3 लाइनें लगी हुई हैं, उसकी वजह से ये इतनी सारी दिखा रहा है। तो हम उतने एरिया को सिलेक्ट करके टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट करो और डिलीट सिलेक्ट करो। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो यानी कि अगर मुझे कोई टूल पाथ नहीं पसंद आ रहा तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। प्लस अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊँ, वैसे वो स्टिचेस वाला मुझे ठीक ही लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे लिफ्ट्स बहुत बढ़ गई। तो हम क्या करते हैं, इसको अलोंग करने की बजाय इसको वापस हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। प्लस यहाँ पे कॉर्नर डिटेक्शन है, तो ये कॉर्नर डिटेक्शन में हमारा टूल ठीक है। स्टेप ओवर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हो रही है तो देखने में भी दिक्कत आती है। इसको भी एक कर देते हैं, इसको भी एक, और कैलकुलेट करा। तो यहाँ पे देखो ये स्टिचेस टाइप लग गए, और यहाँ पे ये शैडो टाइप लग गए। ठीक है, रैपिड हैंड मूव में जाके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ऑन कर लो। टूल एक्सेस मेरी ठीक है, वर्टिकली आएगा टूल मेरा। फिनिशिंग भी मेरी कॉर्नर फिनिशिंग करनी है कि नहीं करनी, वो हमारी मर्जी है, अभी नहीं हमारे को ज़रूरत। और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, लिंक्स देख लेते हैं। अब ये बहुत ऊपर ऊपर हो रहा है, बार बार सेम पोजीशन पे जा रहा है, तो इसको ऑन सरफेस कर देते हैं, ताकि मेरा जो टूल है कम हवा में जाने की कोशिश करे। देखो इससे हमारी जो है ऑन सरफेस करने की वजह से ये काफ़ी लिफ्ट्स जो है हमारी कम हो गई। देखो, तो हमारे को ये कॉर्नर नहीं चाहिए, तो इस कॉर्नर को मैं सेलेक्ट करके डिलीट सिलेक्टेड कर दूँ इधर से। ठीक है, तो यानी कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उतने एरिया को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा था कॉर्नर फिनिशिंग का टूल पाथ। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं। स्टीप एरिया शैलो एरिया समझ में आना जरूरी है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टिचेस चाहिए, वर्टिकल स्टिचेस चाहिए, लॉन्ग पासेस चाहिए,
ये हम करके देख सकते हैं। मेरे को तो वैसे ये लॉन्ग पासेस वाला ही ठीक लगता है। यहाँ पे भी लॉन्ग पासेस कर देता हूँ। कॉर्नर फिनिशिंग, कॉर्नर क्लियरेंस, यानी कि मोटा मोटा मटेरियल जो है कॉर्नर में से क्लियर कर देगा। ऐसी कॉर्नर फिनिशिंग का भी है। ये रफिंग का है, इसमें ज़्यादा मटेरियल कटिंग होती है। ऐसी फिनिशिंग टूल पाथ में भी एक हमारे पास ऑप्शन होती है कॉर्नर क्लियर करने की। तो ये दोबारा क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम दोबारा कैलकुलेट दबाते हैं। तो जो चीज़ चाहिए आप उसको रख सकते हो, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। पावर मिल की एक ये बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें मैं किसी भी लाइन को, किसी भी सेगमेंट को किसी टूल पाथ के अपनी मर्जी से डिलीट कर सकता हूँ या रख सकता हूँ। बट डिलीट करते हुए बहुत ध्यान देना है कि ऐसा ना हो जो चीज़ तुम्हारे को चाहिए उसी को डिलीट कर दो। और जैसे अभी हुआ मैंने सारा टूल पाथ ही डिलीट कर दिया। अब टूल पाथ डिलीट हो गया तो उसका कोई हल नहीं है हमारे पास दोबारा करने के अलावा, क्योंकि इसमें अंडू की ऑप्शन नहीं होती। तो टूल पाथ देंगे तो उसको, टूल हमने ऑलरेडी ले रखा है तो इसलिए टूल की कोई टेंशन नहीं है, पर हमारे को उसको टूल बाकी चीज़ें तो देनी पड़ेंगी और कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। पावर मिल की एक अच्छी खासियत ये है कि ये पिछले पैरामीटर याद रखता है। जो हमने लेटेस्ट यूज़ किया वो वाले पैरामीटरों को याद रखता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था रेफरेंस टूल कौन सा दिया या वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, तो वो सब चीज़ें ये याद रखता है। तो ये मेरा कॉर्नर क्लियरेंस का ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई कि हमारे को स्टॉक मॉडल कैसे क्रिएट करना है, कॉर्नर फिनिशिंग कैसे करना है, मॉडल एरिया और रेस्ट एरिया कैसे करना है। ये ब्लू क्यों है? क्योंकि इसके साथ, इस टूल के साथ होल्डर था, जब हमने उसको वेरीफाई किया तो वो ब्लू हो गया। ठीक है, तो वो दिखा रहा है टूल भी सेफ, होल्डर भी सेफ। यहाँ पे होल्डर नहीं दिया इसलिए ये वाइट कलर का है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। वीडियो काफ़ी अच्छी बन गई। अब पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करनी है वीडियो। कुछ नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में लिखो। मॉडल चाहिए फ़ोटो खींच के मेल करो, मैं भेज दूँगा ये मॉडल। चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये हमारा लास्ट वाला टूल पाथ था। सबसे पहला रफिंग का था, ये रफिंग का टूल पाथ है। ये मेरा रफिंग का टूल पाथ है। ये री रफिंग का टूल पाथ है। और ये हमारा कॉर्नर फिनिशिंग का टूल पाथ। जब हम री रफिंग कर रहे थे, एक चीज़ छोटी सी इसमें मुझे गलती लग रही है कि हमने यहाँ पे बाउंड्री नहीं दी। तो हम जब री रफिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि किस एरिया के अंदर चलना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे।
कॉम्पोजिट कर्व करके। ये बाउंड्री दे दो उसको, तो ये जो टूल पाथ है उस बाउंड्री के अंदर अंदर ही चलेगा। जैसे ये बाहर आ रहा था तो ये नहीं हम देख सके। ठीक है, तो ये बात हमारी बन गई है, तीनों टूल पाथ हो गए। ठीक है।